बूढ़ी माँ का दर्द। अनीता भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से कविता ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी ख़त्म हो गए थे। इसलिए अनीता दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर कविता ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही अनीता कविता के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। अनीता का कहना सुनकर कविता मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगी रहती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के अनीता का मन उदास हो गया। फिर अनीता धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। कविता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर कविता किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर अनीता के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर कविता घर से बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। अनीता ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। कविता ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह अनीता अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा सोहन उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई का बहुत बढ़ गई है, मुझे घर का खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दे दिए जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। अनीता बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद सोहन गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। अनीता चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वह तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? सोहन बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर से ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है। पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? अनीता कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर सोहन बोला, नहीं माँ वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि कविता के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। अनीता सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि
वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी, इसलिए सोहन ने जो कहा उस पर अनीता ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तभी भी वह उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम रवि था। एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज कविता और सोहन अनीता के साथ कैसा सलूक करते हैं वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे अनीता रवि को अपने बेटे जैसा मानने लगी। रवि भी आते जाते अनीता का हालचाल पूछता करता था और उसका ख्याल रखता था। सोहन और कविता को अनीता से कुछ लेना देना नहीं था। कविता बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। अनीता तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उसके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी अनीता को बहुत रोना आता था। अनीता रवि को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वह ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब सोहन को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें सोहन के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे सोहन अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर का खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे तो सोहन पैसे बचाने चाहिए, इसलिए सोहन आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब सोहन ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। अनीता बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और सोहन के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर सोहन बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। अनीता रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उसकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। सोहन रोने का नाटक करने लगा। कविता तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ अनीता को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अनीता के आंखों में आंसू आ रहे थे और उसके ओंठ थर थर काँप रहे थे।
जैसे कि वह कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। अनीता के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, सोहन के लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद कविता और सोहन का व्यवहार बहुत बदल गया था। अनीता को भी उसने व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी। पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसा औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उसका किरायादार रवि उसके पास आया और अनीता को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर अनीता के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह अनीता कविता और सोहन के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी। अनीता का कहना सुनकर कविता बहुत खुश हो गई। सोहन ने थोड़ी दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में अनीता ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, सोहन तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और कविता तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और अनीता हंसकर बोली, यह बातें सच्ची है कि वृद्ध आश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्ध आश्रम बनाऊंगी। अब यह तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरे आखिरी निर्णय है। यह सुनकर सोहन और कविता दोनों ही चौंक गए। सोहन और कविता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि अनीता घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको अनीता की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। अनीता का कहना सुनकर सोहन से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तुम इस घर को कैसे वृद्ध आश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरे ही नाम पर है। अनीता गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा तो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। सोहन घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरे अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्ध आश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। अनीता ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द यह घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर अनीता अपने रूम में चली गई। सोहन और कविता शांत अनीता को जाते हुए देखते ही रह गए।
अनीता ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को के घर में आश्रय दिया। रवि की मदद से वृद्ध आश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया और बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।